चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं लद्दाख से। तो न्यूज़ आई है कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो लद्दाख गए हैं ताकि ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसको रिव्यू कर सकें। रिव्यू भी ऐसा करने गए हैं कि देखो, अभी चाइना और इंडिया के बीच में LAC पर टेंशन है तो हमारी जो फोर्स है उसकी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हम कितने तैयार हैं, ये सारी बातें देखने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ पर गए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने ये भी उल्लेख किया है वन रैंक वन पेंशन स्कीम का। तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम क्या है? देखिए, सेना से जो भी सैनिक रिटायर्ड होते हैं ना, यदि वो अलग अलग टाइम पर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, एक रिटायर हो रहा है मान के चलिए 2004 में और एक रिटायर हो रहा है 2005 में, तो उनका ये कहना है कि जिस भी समय में आपकी रिटायरमेंट हुई है, लेकिन यदि आपकी रैंक सेम ही है तो आपको पेंशन भी एक ही मिलेगी, सेम पेंशन मिलेगी, ऐसा इस स्कीम में कहा गया है। और यदि हम इस स्कीम की चालू करने की बात करें तो भारत सरकार ने 7 नवंबर 2011 को एक आदेश जारी किया था। आदेश जारी करके ROP योजना को लागू करने का फैसला लिया था। 2015 के पहले ऐसी कोई भी स्कीम लागू नहीं थी। तो अब न्यूज़ में हम देखें तो राजनाथ सिंह ना अपने सैनिकों का जो उत्साह है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि सरकार भी सैनिकों के बारे में सोचती है। इसीलिए उन्होंने इस स्कीम के बारे में उल्लेख किया था, वन रैंक वन पेंशन स्कीम। लद्दाख को हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये जो आप बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है लद्दाख का और ये है जम्मू कश्मीर का। अभी वर्तमान में सरकार ने इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दी है, ठीक है, तो इनकी जो सेफ्टी की पूरी व्यवस्था है सरकार के खुद के अंडर में आ गई। सेफ्टी के साथ साथ में यहाँ का जो प्रशासन शासन सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर अक्सर हम सुनते रहते हैं कि डिसएंगेजमेंट अभी बाकी है या कहीं कहीं पर हो भी गया है। ये गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग लेक, यही सब पॉइंट हैं जो कि दोनों सेनाओं के बीच में कन्फ्रंटेशन या फिर विरोध गतिरोध होते रहता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर अशोक चक्र अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ भी देखने को मिलती है, ठीक है। राजनाथ सिंह जब वहाँ के सैनिकों से मिले तो वो भूतपूर्व सैनिकों से भी मिलने गए और उन्होंने बताया कि सरकार किस प्रकार से सैनिकों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। यहाँ पर अशोक चक्र वर्ड यूज़ किया गया है, तो इस पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, ये जो पदक रहता है थल जल और नभ तीनों सेनाओं में इसको प्रोवाइड किया जाता है। कोई यदि सैनिक साहस, पराक्रम या फिर आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाता है तो इसके लिए उसको अशोक चक्र प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो है इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड है, ठीक है, और ये जो है पीस टाइम इक्विवेलेंट है ऑफ द परमवीर चक्र। तो जब ये वेटेरन सैनिकों से मिले, मतलब जब भूतपूर्व सैनिकों से मिले जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे मिले, जिसमें से कुछ तो अशोक चक्र विनर वाले सैनिक भी थे, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने कौन कौन से मेजर लिए हैं आप लोगों की वेलफेयर के लिए। उनका कहना है कि कई सारी सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि आप लोगों की रीसेटलमेंट हो सके, ठीक है, जिसमें शामिल है ऑर्गेनाइजिंग जॉब फेयर। सरकार ने जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, थ्रू डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट। इससे जो भूतपूर्व सैनिक हैं
वो रिटायर होने के बाद फिर से उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मिज़ोरम से। तो ये रहा मिज़ोरम मैप में, ठीक है, जो लाइट येलो कलर से दर्शाया गया है। मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। मणिपुर के साथ में नॉर्थ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके अलावा ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है असम के साथ में, और नॉर्थ में ही त्रिपुरा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और बाकी इंटरनेशनल की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में और म्यांमार के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। तो न्यूज़ में ये बात बताई गई है कि यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन तक इनकी पहुँच नहीं हो पा रही है, ठीक है। वो नेटवर्क को पाने के लिए पेड़ में चढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम ऐसा सुना करते थे, लेकिन आज रियल में न्यूज़ में भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। कभी पेड़ में चढ़ना पड़ रहा है, कभी रोड में उनको घूमना पड़ रहा है, ताकि वो लॉगिन कर सकें और अपनी स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल से हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी क्या क्या कमियाँ हैं उसके बारे में हम कभी यदि लिखने को आता है मेंस में तो वो हम लिख सकते हैं। तो रोड पर उनको चलना पड़ता है, कई किलोमीटर तक वो लोग जाते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ में क्लाइंब करना पड़ता है ताकि सीख कर सकें कनेक्टिविटी या फिर टावर को, ताकि ऑनलाइन क्लासेस वो लोग अटेंड कर सकें। इसके अलावा दे आर आल्सो शेयरिंग स्मार्टफोन। और यदि हम यहाँ पर गुड 2G कनेक्टिविटी की बात कर लेना तो वो रेयरिटी में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, के वापाई एंड 19 अदर कॉलेज स्टूडेंट ऐसे हैं मारवाई विलेज में, जो कि साउदर्न मिजोरम सियाहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्होंने टेम्पररी ब्रेक ले लिया है फ्रॉम ट्रैकिंग 5 to 6 किलोमीटर इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुपों में ये लोग 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं ताकि वो टावर को कैच कर सकें और लॉग इन हो सकें उनके ऑनलाइन क्लासेस में। और रीज़न ये बताया जा रहा है उनका जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है ना वो एंड हो चुका है 1 वीक पहले ही। देखो, मोर देन 2 months वॉकिंग अप एंड डाउन द हिल्स थ्रू द जंगल फॉर क्लासेस was as good as traveling to government college about 70 किलोमीटर अवे इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिहाहा। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सिहाहा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 70 किलोमीटर दूर पड़ता है इन लोगों के यहाँ से। तो उसके लिए तो इनको जाना ही पड़ता है। इसके अलावा टावर के लिए ये लोग कितना ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन द हिल्स थ्रू द जंगल। इसके अलावा देखो, इनका ऐसा कहना है कि वी हैड टू बाई स्मार्टफोन, हमें स्मार्टफोन ख़रीदना पड़ता है, हमें ख़रीदना पड़ा। लेकिन केवल स्मार्टफोन ख़रीदने से ही हमें गारंटी नहीं मिल जाती है कि हम जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अब हमें जो है रोड में जाना पड़ता है, हमने ट्री का सहारा लिया, हिल टॉप का सहारा लिया, ब्रिज, रिवर बैंक और एनी स्ट्रक्चर इनटू आवर मेकशिफ्ट क्लासरूम टू स्टडी, ऐसा स्टूडेंट लोगों का कहना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट डेविड लारिनचाना कहते हैं, देखो केवल टावर अकेले की बात नहीं है, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी भी एक इशू है कई सारे गांवों में। एज ए रिजल्ट इस फोन्स आर रिडंडेंट। अब जब बिजली ही नहीं है तो तुम्हारे फ़ोन का क्या मतलब रहेगा। आल्सो मैनी इन द रूरल एरियाज कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन फॉर देयर चिल्ड्रन टू स्टडी ऑनलाइन। इसके अलावा गरीबी भी एक कारण है कि लोग स्मार्टफोन तक नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ कुछ समस्याएं और भी हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि रोड वाइडनिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है
इन्होंने ऑप्टिकल जो फाइबर की केबल है ना उनको डैमेज कर दिया है। तो जब ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई थी तो वो भी नहीं चल रही है, तो अब और भी ज़्यादा इंटरनेट का इशू आ गया है। मिजोरम यूनिवर्सिटी की यदि हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3000 लोग स्टडी करते हैं, जिनमें से 600 तो अदर स्टेट के लोग भी जाते हैं। मतलब एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया है। अदर स्टेट में इंक्लूड हैं केरला और तमिलनाडु। द यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्टेट हैव बेटर एक्सेस टू इंटरनेट। ये जो स्टेट वाले स्टूडेंट हैं इनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। इसके अलावा यदि हम बात करें ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ के लोगों का कहना है हमें जब कुछ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि हम लोग फुल्ली जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और अदर फैसिलिटीज़ इन द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, तो हमें जो है फ़ीस से हमारी फ़ीस माफ़ हो जाना चाहिए या फिर आप जो है फ़ीस को रिड्यूस कर दीजिए। इसके बाद न्यूज़ हम देखने वाले उड़ीसा से। तो NHRC ने एक रिपोर्ट मांगी है ऑन प्रेगनेंसी एमोंग द माइनर्स। उड़ीसा के जो लॉयर हैं उन्होंने गवर्नमेंट की कड़ी आलोचना करी है कि गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठाती है ये सब को देखते हुए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज सॉट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट फ्रॉम द DGP उड़ीसा इन कनेक्शन विद द एलिगेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमोंग माइनर स्टूडेंट। माइनर स्टूडेंट का जो सेक्सुअल एब्यूज़न होता है जिसके कारण वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इसी को लेकर के NHRC ने रिपोर्ट की डिमांड की है। तो एक लॉयर हैं राधाकांता त्रिपाठी, ए ह्यूमन राइट लॉयर, ये गई थी ह्यूमन राइट बॉडी ताकि ड्रा कर सके अटेंशन टू द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनर गर्ल्स इन द रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब ये हो गया ऐसे स्कूल जहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है और लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं। और माइनर की यहाँ पर एज बताई गई है 5 साल से लेकर के 18 साल तक की चीज़ जो लड़कियाँ हैं ना उनमें जो प्रेगनेंसी देखी जा रही है उसी की समस्या को इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने उठाया है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब आया है, देखो यहाँ पर नेटवर्क हमको देखने को मिलता है 1670 रेजिडेंशियल स्कूल्स का और 6000 हॉस्टल अवेलेबल हैं स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन टू द नियरली 6 लाख स्टूडेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 5 से लेकर के 18 साल, ठीक है, जिनमें से तो 60% गर्ल्स शामिल है। और जो डिपार्टमेंट है वो देता है हाई प्रायोरिटी टू द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट इन द रेजिडेंशियल स्कूल। और कई सारे जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं टुवार्ड दिस एंड, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। इन सब के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द धेनुकल हैं इनको ऑर्डर दिया गया है कि आप इंश्योर करिए पेमेंट ऑफ 7 लाख रुपया की जो विक्टिम लोग हैं और आपने पैसे दिए हो इसका प्रूफ हमारे पास जमा करिए, ऐसा न्यूज़ में कहा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से। तो सऊदी अरेबिया से ये न्यूज़ आई है, वैसे कोई ख़ास न्यूज़ तो नहीं है, बस न्यूज़ वही है जो कि गवर्नमेंट की यदि आप आलोचना करते हैं, जब गवर्नमेंट की नज़रों के सामने यदि आप आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट भी आपको परेशान करना चालू कर देती है। ठीक इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घटित हुई थी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो लेडीज़ हैं सऊदी अरबिया में महिलाओं के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, जैसे कि महिलाएं ड्राइविंग कर सकती हैं, महिलाएं इलेक्शन में भाग ले सकती हैं, इस प्रकार के मुद्दे ये सामने रख रही थी। तो सऊदी अरबिया को ऐसा लगा कि सऊदी अरबिया की ये इंटरेस्ट को हार्म पहुंचा रही हैं, इसी के चलते चलते इनको जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जेल में डाल दिया गया था। 2018 से ही इनको जेल में डाल दिया गया था, जिनको अब जाके छोड़ा गया।
जब सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपने इनके ऊपर कौन कौन से चार्ज लगाए थे, तो उनकी तरफ से तो ऐसा कोई भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड देखने को नहीं मिला। बस कुछ ही हमको डिटेल देखने को मिलती है प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज़ ऑन द चार्जेस अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, 2 महिलाएं जिसमें से एक का नाम है लुजैन अल हथौल। ठीक है, इनके ऊपर चार्ज लगाए गए थे साइबर क्राइम से रिलेटेड एंड काउंटर टेररिज्म चार्जेस। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस रिलीज का वेलकमिंग किया है। दीज ब्रेव वुमेन शुड हैव नेवर बीन डिटेन्ड इन द फर्स्ट प्लेस, दे शुड हैव बीन अप्रिसिएटिंग फॉर लीडिंग चेंज इन द सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में जो चेंजेस देखने को आज मिल रहा है उसमें ये लीडिंग का रोल निभाई हैं ये दोनों महिलाओं ने। और जो MS भादवी जिसका पिक्चर आप फ्रंट में देखे थे, इनको US का इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2012 में मिला था। क्यों मिला था? चैलेंजिंग द सऊदी मेल ग्रुप जो गार्जियनशिप सिस्टम है ना, उसको इन्होंने चैलेंज किया था। इसके अलावा ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने साइन किया था एक पिटीशन जिसमें कहा गया था कि आप वुमेन को ड्राइविंग के लिए अलाउ करिए, वो वोट दे सकें एंड रन इन लोकल इलेक्शन। तो अब फॉरेन वाले सेक्शन से हम सऊदी अरेबिया का मैप देख लेते हैं। पहला जो मैप है हम इसलिए लिए हैं ताकि वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया की लोकेशन का हम पता लगा सकें, कौन से महाद्वीप में आता है और इंडिया से इसकी लोकेशन कैसी है, कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा किधर पड़ती है, भूमध्य रेखा किधर है, कौन सा महासागर किधर इसके पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एशिया है। एशिया का यदि हम पश्चिम वाले हिस्से में जाएंगे तो पश्चिमी वाले हिस्से और दक्षिणी वाले हिस्से में पड़ता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, और यदि हम बात कर लें मेजर ओशियन कौन कौन से किस किस तरफ इसके पड़ते हैं, तो अरब सागर इसके पड़ता है साउथ वाले हिस्से में। ठीक है, दक्षिण वाले हिस्से में अरब सागर है, दक्षिण वाले हिस्से में ही गल्फ ऑफ अडेन है, और रेड सी पड़ता है इसके पश्चिमी वाले तट में, पूरा फैला हुआ है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। मेडिटेरियन सी इसके नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है, और ऊपर यदि हम जाएंगे तो ब्लैक सी स्थित है, और भी यदि हम राइट साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड मतलब एशिया की तरफ बढ़ते हैं, तो कैस्पियन सागर और अरल सागर इसके स्थित है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इसके किधर पर पड़ेगी? बे ऑफ बंगाल पड़ेगी पूर्वी तरफ में, और इंडियन ओशन इसके दक्षिणी वाले हिस्से, दक्षिणी पूर्वी वाले हिस्से में स्थित है। यदि हम देखें 23.5 डिग्री वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जाती है, तो ये सऊदी अरेबिया को लगभग बीच से काटते हुए गुजरती है। और इसकी लोकेशन यदि हम भूमध्य रेखा से देखें 0 डिग्री वाली से, तो ये पड़ता है उत्तरी वाले हिस्से में। सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ और जानकारी अब हम देख लेते हैं। देखिए, सऊदी अरब का एरिया पड़ता है 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, सऊदी अरबिया इज़ द लार्जेस्ट सॉवरेन कंट्री ऑफ अरबिया। ये ऑक्यूपाई करता है 80% एरिया ऑफ द अरेबियन पेनिसुएला, मतलब अरब प्रायद्वीप का 80% हिस्सा तो ये अकेला घेरे हुए है। एंड हैज़ एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन ऑन द रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। यदि इसकी कोस्ट लाइन की हम बात करें तो कहाँ कहाँ से टच करता है? ये टच करता है रेड सी के साथ में और पर्सियन गल्फ के साथ में। ज़्यादातर हिस्सा यदि हम देखें सऊदी अरेबिया का, तो फॉर द मोस्ट पार्ट एन अनइनहेबिटेड डिज़र्ट हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं। यदि हम इसका फिजिकल मैप देखेंगे तो यहाँ पर 2 मेन रीजन हैं डिज़र्ट के। ठीक है, कौन कौन से हैं? रुब अल खाली डिज़र्ट है, द लार्जेस्ट मास ऑफ सैंड इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा हमको सैंड या फिर रेत देखने को मिलती है। और इसके अलावा दूसरा है एन नुफट डिज़र्ट,
वेयर सैंड ड्यून ऑफन एक्सीडेड 100 फीट इन द हाइट। जो टिब्बा बनते हैं ना बालू के, वो टिब्बे की हाइट 100 फीट को भी क्रॉस कर जाती है इस डिज़र्ट में। हम यदि यहाँ पर माउंटेन रेंज की बात करें तो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा हिजाज, ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, एंड अजीर जो पड़ता है वो पड़ता है साउथ वेस्ट में। सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट पॉइंट देखें तो जबाल साउदा है, विच पीक्स एट 10,279 फीट, मतलब 3,133 मीटर इसकी हाइट है। इट हैज़ बीन मार्क्ड ऑन द मैप बाई येलो अपराइट ट्राइंगल। देखो, यदि हम देखें ना लेक और रिवर को, तो यहाँ पर 12 मास वाली तो हमें कोई भी लेक या फिर रिवर्स नहीं मिलेगी, लेकिन हमें कई सारी यहाँ पर वादीज मतलब घाटी देखने को मिलती है। द लोवेस्ट पॉइंट इन द कंट्री इज़ 80 m और 0 फीट इन द रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। अब हम इसकी बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं, किधर किधर कौन कौन सा देश इसके पड़ता। सबसे पहले हम जाएंगे इसके नॉर्थ वाले हिस्से पे और नॉर्थ के पश्चिमी वाले तट पर, तो जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर जॉर्डन के बाद यदि आप बढ़ते जाओगे नॉर्थ में, पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे, तो इराक़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा उसके नीचे पड़ता है ये कुवैत, इराक़ से लगा हुआ है कुवैत, और फिर इसके बाद पर्सियन ऑफ गल्फ़ चालू हो जाती है। यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है कतर के साथ में, जिसकी राजधानी है दोहा। इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है आबू धाबी। और नीचे में जाएंगे तो हम ओमान पड़ेगा, इसके एकदम पूर्वी वाले हिस्से की तरफ हमको देखने को मिलता है ओमान। और यदि हम नीचे तरफ जाएंगे तो यमन के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इस प्रकार से इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो 8 देशों के साथ में शेयर हो रही हैं। जॉर्डन इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर इराक़ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में पड़ता है। इसके बाद कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द ईस्ट, इसके बाद ओमान इन द साउथ ईस्ट, और यमन पड़ता है साउथ वाले हिस्से में। पर्सियन गल्फ़ की यदि हम बात करें तो ये पड़ती है नॉर्थ वाला हिस्सा और जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे, और रेड सी टू द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को जाना जाता है द लैंड ऑफ द 2 होली मॉस्क। मक्का एंड मदीना के बारे में आपने सुना ही होगा, द 2 होली पिलग्रिमेज ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ही हम न्यूज़ देखने वाले हैं लेबनान से। लेबनान की इकोनॉमी जब इतनी ख़राब हो गई कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया है, और ये सब आप घटनाएं घटित जो हो रही हैं वो आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दंगे जो है भड़क उठे। इसी के चलते चलते फिर पब्लिक और आर्मी के बीच में क्लैशेस बढ़ गया है। अब यदि हम यहाँ की कंडीशन देखें ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेबनान हैज़ बीन सफरिंग कई सारी शॉर्टेज, जैसे कि वाइटल प्रोडक्ट जिसमें शामिल है फ्यूल की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, और कमी जाएगी तो फिर उसका प्राइस जो है हाई हो जाएगा। इसके अलावा मेडिसिन लोगों को नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, मेडिकल प्रोडक्ट, ऐसा लोगों का कहना है। करेंसी में अलग गिरावट देखने को मिल रही है। लेबनान्स करेंसी हिट ए रिकॉर्ड लो ऑन सैटरडे, जो कि पहुंच गई थी 18,000 पाउंड टू द US डॉलर। US डॉलर के मुकाबले ये पहुंच गई थी 18,000 पाउंड। द पाउंड हैज़ लॉस्ट मोर देन 90% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस द क्राइसिस बिगेन। जब से ये क्राइसिस चालू हुआ है तभी से यहाँ की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले एकदम गिरते जा रही। अब 2019 की बात है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना था कि ये जो पॉलिटिकल क्लैशेस हुआ है, और देखो इसका सिविल वार 1975 से 90 के बीच में एंड हो गया था। तब से लेकर के यहाँ पर करप्शन देखने को मिल रहा है, मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। इसके चलते चलते 2019 में भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। इसी के चलते इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब हो गई है, प्रोटेस्टर लोगों का कहना है।